ऑल ऑफ यू। यूनिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। अपन डिस्कस कर रहे थे फिजिक्स का पहला चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट, मात्रक एवं मापन। और मात्रक एवं मापन वाले चैप्टर में अपन पढ़ रहे थे विमीय समीकरणों के उपयोग, यूजेज ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन। विमीय समीकरणों के मैंने आपको 3 उपयोग बताए। पहला उपयोग ये बताया कि विमीय समीकरणों की सहायता से अपन किसी भी समीकरण की सत्यता की क्या कर सकते हैं, जांच। और सत्यता की जांच कब कर सकते हैं, जब किसी भी समीकरण के दिए गए जितने भी पद होते हैं, अगर उन सब पदों की विमीय समान होती है तो समीकरण विमीय समानता सिद्धांत की पालना करती है और समीकरण विमीय रूप से क्या होती है, सत्य। दूसरा उपयोग अपन पढ़ रहे थे कि विमीय समीकरणों की सहायता से किसी भौतिक राशि के परिमाण को एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में रूपांतरित कर सकते हैं। और किसी भी भौतिक राशि के परिमाण को एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में रूपांतरित करने का फॉर्मूला मैंने ये बताया, n2 = n1, m1 अपॉन m2 की पावर a, l1 अपॉन l2 की पावर b और t1 अपॉन t2 की पावर c। इस सूत्र की सहायता से अपन किसी भी भौतिक राशि के परिमाण को एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में रूपांतरित कर सकते हैं। तीसरा उपयोग मैंने आपको ये बताया कि विमीय समीकरणों की सहायता से विभिन्न भौतिक राशियों के मध्य अपन क्या स्थापित कर सकते हैं, सूत्र। विभिन्न भौतिक राशियों के मध्य अपन सूत्र स्थापित कर सकते हैं। आज की क्लास में मैं तीसरे उपयोग पर आधारित एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ। आपको उस क्वेश्चन को समझना है। और पहली चीज़ें मैंने आपको क्या बताया, क्वेश्चन में दिया हुआ होता है कि किस किस पे डिपेंड करता है, किन किन राशियों पर निर्भर करता है, उनके आपको समानुपाती करना। दूसरी चीज़ मैंने बताई कि समीकरण 1 में जितनी भी राशियाँ दी गई है उन सब की क्या लिखनी है, विमा। तीसरी स्टेप मैंने आपको ये बताई कि उस समीकरण में विमीय समानता सिद्धांत की पालना करनी। और विमीय समानता सिद्धांत की पालना तभी होगी जब समीकरण की सभी पदों की विमाएँ समान। फिर जो भी वैल्यू आती है उसको इक्वेशन फर्स्ट में पुट करना है। डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में क्या डिराइव हो जाएगा, रिलेशन। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन दूं कि आपको ये कहूँ कि एक m मास का पार्टिकल है, एक m द्रव्यमान का कण। m द्रव्यमान का कण r त्रिज्या के वर्ताकार पथ पर, यह m द्रव्यमान का एक कण है और m द्रव्यमान का कण r त्रिज्या के वर्ताकार पथ पर v वेग से गति कर रहा है। कितने वेग से गति कर रहा है, v वेग से गति कर रहा है। तो जब कोई कण वर्ताकार पथ पर गति करता है तो उस कण को किस बल की आवश्यकता होती है, किस बल की आवश्यकता होती है, अभिकेंद्रीय बल की आवश्यकता होती है। और इस अभिकेंद्रीय बल की जो दिशा होती है वो वर्ताकार पथ के किसकी ओर होती है, केंद्र की ओर। तो जब m द्रव्यमान का कण v वेग से r त्रिज्या के वर्ताकार पथ पर गति करता है तो उस कण पर कौन सा बल कार्यरत होता है, अभिकेंद्रीय बल कार्यरत होता है। और उस अभिकेंद्रीय बल की जो दिशा होती है वो वर्ताकार पथ के किसकी ओर होती है, केंद्र की ओर। अब सिंपल सा मैं ये क्वेश्चन दे दूं कि m द्रव्यमान, एक m द्रव्यमान का कण r त्रिज्या के वर्ताकार पथ पर v वेग से गति कर रहा है। तो m द्रव्यमान के कण पर कार्यरत अभिकेंद्रीय बल उस कण के द्रव्यमान, उस कण के वेग और वर्ताकार पथ की त्रिज्या पर निर्भर करता है। तो विमीय विधि द्वारा इन राशियों के मध्य सूत्र स्थापित कीजिए। अब अभिकेंद्रीय बल का सूत्र आप सबको होता है बेटा, अभिकेंद्रीय बल का सूत्र होता है F = mv² अपॉन r। F तो उस कण पर कार्यरत अभिकेंद्रीय बल है, m उस कण का क्या है, द्रव्यमान, v उस कण का क्या है, वेग, और r जिस वर्ताकार पथ पर गति कर रहा है उस वर्ताकार पथ की त्रिज्या। अगला कह रहा है कि इस फॉर्मूले को डिराइव कीजिए, लेकिन किस विधि कीजिए, किस विधि के द्वारा इस सूत्र को व्युत्पन्न कीजिए, विमीय विधि के। ठीक है, अपने क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। देखो
से क्वेश्चन मैंने दे दिया, एक स्मॉल m द्रव्यमान का कण v वेग से r त्रिज्या के वर्ताकार पथ पर गति कर रहा है, जिस पर कार्यरत अभिकेंद्रीय बल, जिस पर कार्यरत अभिकेंद्रीय बल है, कण के द्रव्यमान m, वेग v व वर्ताकार पथ की त्रिज्या r पर निर्भर करता है। तो में विधि द्वारा अभिकेंद्रीय बल का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। एक क्वेश्चन मैंने दे दिया कि m द्रव्यमान, एक m द्रव्यमान का कण है जो v वेग से r त्रिज्या के वर्ताकार पथ पर गति कर रहा है, और वर्ताकार पथ पर गति करेगा तो आपको बताओ उस कण पर कौन सा बल कार्यरत होगा, अभिकेंद्रीय बल। तो m द्रव्यमान का एक कण v वेग से r त्रिज्या के वर्ताकार पथ पर गति कर रहा है, जिस पर कार्यरत अभिकेंद्रीय बल कण के द्रव्यमान पर, वेग पर और वर्ताकार पथ की किस पर निर्भर करता है, त्रिज्या। तो अभिकेंद्रीय बल का सूत्र उत्पन्न कीजिए, लेकिन किस विधि के द्वारा, विमीय विधि के द्वारा। अब इसका अगर अपन को फॉर्मूला डिराइव करना है तो देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, कण पर कार्यरत अभिकेंद्रीय बल, कण पर कार्यरत अभिकेंद्रीय बल, बल को लिखो मैं किससे, F, निर्भर कर रहा है एक तो कण के द्रव्यमान पर, एक कण के वेग पर, और एक जिस वर्ताकार पथ पर गति कर रहा है उस वर्ताकार पथ की त्रिज्या, जिस पर निर्भर करता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यहाँ माना है m की पावर a, v की पावर b और r की पावर c। कोई भी समानुपाती चिन्ह खोलते हैं तो अपन एक नियतांक लगाते हैं, f इज इक्वल टू k, m की पावर a, v की पावर b और r की पावर c। इसको मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 1, f इज इक्वल टू k, m की पावर a, v की पावर b, r की पावर c। अब आपको होता है यहाँ k एक समानुपातिक नियतांक है, इसकी तो कोई बीमा नहीं होगी। अब आपको इसमें इस इक्वेशन फर्स्ट में जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी दी गई है या जितनी भी भौतिक राशियाँ दी गई है उनकी क्या लिखनी है, बीमा। तो बताओ बेटा, f की बीमा, बल्कि क्या बीमा, m1 L1 t की पावर -2। तो बल की बीमा होती है m1 L1 t की पावर -2। m द्रव्यमान, और द्रव्यमान की बीमा होती है m1
ठीक है। v वेग की क्या विमा, m0 L1 t की पावर -1, और r त्रिज्या है, और त्रिज्या दूरी होती है तो इसकी विमा L1, ठीक है। दूरी होती है के अंदर और परिधि के किसी बिंदु के बीच की दूरी होती है, ठीक है। यह सबकी विमा। अब ये जितनी भी राशियां, उन सभी भौतिक राशियों की विमा किस में लिखने पर, समीकरण नंबर 1, सभी राशियों की विमा समीकरण 1 में लिखने पर, तो समीकरण 1 में जितनी भी राशि दे रखी है उन सब की विमा समीकरण 1 में रखो। तो सबकी विमा लिखते हैं तो देखो, f की विमा m1 L1 t की पावर -2, k की कोई विमा नहीं होगी, m की विमा 1 पावर a, वेग की विमा m0 L1 t की पावर -1 पावर b, और त्रिज्या की विमा L1 पावर c। अब अपन सबको होता है कि बाहर वाली पावर होती है वह अंदर वाली पावर से गुण। अब बाहर वाली पावर अंदर वाली पावर से गुणा होगी, m1 L1 t की पावर -2 के m की पावर 1 को a से मल्टीप्लाई किया a, ठीक है। इधर m की पावर 0 को b से मल्टीप्लाई किया 0, 1 को b से मल्टीप्लाई किया b, और t की पावर -1 को b से मल्टीप्लाई किया -b, और l की पावर 1 को c से मल्टीप्लाई किया l की पावर c। अब आपको बताया कि जिन राशियों का आधार समान उनकी घातीय परस्पर जुड़ जाएगी। इसको फॉलो करते हैं तो m1 L1 t की पावर -2 इज इक्वल टू k, m की पावर a, m की पावर 0, आधार समान होने पर घातीय परस्पर जुड़ गई, a में 0 जोड़ा a, l की पावर b, l की पावर c, तो b और c को जोड़ा तो b प्लस c, t की पावर -b, ये इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन में दो टर्म दे रखी है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, LHS एंड RHS। अब ये समीकरण तब सत्य होगी जब ये समीकरण किस सिद्धांत की पालना करेगी, विमीय समांगता सिद्धांत। और विमीय समांगता सिद्धांत की पालना तब करेगी जब इस समीकरण के सभी पदों की विमाएं समान। यहाँ m की विमा 1 है, यहाँ m की विमा a, यहाँ a का मान भी कितना होना चाहिए 1, यहाँ l की विमा 1, यहाँ l की विमा b प्लस c, b प्लस c का मान भी कितना होना चाहिए 1, यहाँ t की विमा -2, यहाँ t की विमा -b, तो -b का मान भी कितना होना चाहिए -2। तब तो ये समीकरण होगी सत्य, क्योंकि सभी पदों की विमाएं समान, और सभी पदों की विमाएं समान होते ही ये समीकरण की सिद्धांत की पालना करेगी, विमीय समांगता सिद्धांत, और समीकरण सत्य होगी, अदरवाइज ये समीकरण असत्य। तो इस समीकरण में अपन पालना कर रहे हैं विमीय समांगता सिद्धांत से। अब अगर ये समीकरण प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन, अगर ये समीकरण विमीय समांगता सिद्धांत की पालना करेगी तो यहाँ m की विमा 1 है, m की विमा a, तो ये समीकरण सत्य तब होगी जब a का मान भी कितना 1। क्लियर। यहाँ l की विमा 1, यहाँ l की विमा b प्लस c, तो विमीय समांगता सिद्धांत से b प्लस c का मान भी होना चाहिए कितना 1। यहाँ t की विमा -2, यहाँ t की विमा -b, तो विमीय समांगता सिद्धांत से -b का मान भी कितना होना चाहिए -2।
यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल आउट, इट मीन्स बी का मान कितना, तो क्लियर, ए का मान कितना, एक, अब मान बच गया बेटा किसका, सी। अब सी का मान ज्ञात करने के लिए मैं यहाँ से बी की वैल्यू पुट कर देता हूँ, तो प्लस सी इज इक्वल टू 1, तो सी इज इक्वल टू 1 माइनस 2 माइनस 1, तो सी की वैल्यू तो आ गई बेटा -1, ए की वैल्यू आ गई 1 और बी की वैल्यू आ गई 2। इस ए बी सी का मान किस में रखने पर, समीकरण नंबर 1 पता है, ए बी व सी का मान समीकरण 1 में रखने पर, ए बी व सी का मान समीकरण 1 में रखने पर, और समीकरण 1 में रखेंगे तो बेटा एफ इज इक्वल टू के इंटू एम की पावर ए का मान 1, बी की पावर बी का मान 2, आर की पावर सी का मान -1, आर की पावर -1 नीचे आएगी तो पावर किसकी होगी, प्लस। तो अभिकेंद्रीय का सूत्र होगा एफ इज इक्वल टू के एम वी स्क्वायर अपॉन आर, यह उस कण पर कार्यरत अभिकेंद्रीय बल का सूत्र। प्रयोगों द्वारा के का मान प्राप्त होता है 1, तब इस अभिकेंद्रीय बल का सूत्र प्राप्त होगा बेटा एफ इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। इस तरीके से अपन वी में विधि द्वारा विभिन्न भौतिक राशियों के मध्य क्या स्थापित कर सकते हैं, सूत्र। तो ये अपना हो गया वे में समीकरणों के उपयोग, कंप्लीट हो गए। नया टॉपिक नई क्लास में डिस्कस करेंगे बेटा। थैंक यू।